हेलो साथियों, कैसे हैं। एक बार फिर से आपका सुयान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम फर्स्ट ग्रेड के जो वीडियो लेक्चर है हमारा, इसकी जो सीरीज है, इसमें टॉपिक करने वाले हैं वो है आपके बीएससी की जो आपकी मैकेनिक्स की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, क्योंकि उसके अलावा भी चैप्टर वो हम कवर कर चुके हैं 11th-12th के साथ में, है ना। ये चैप्टर जो है ये 11th-12th वाली बुक में आपके अलग से नहीं है, इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं। तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये यूनिट कंप्लीट होगी हमारे, इसके अंदर जैसे कि हम नॉर्मली जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन उसके बाद में कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक जो अपना निर्देश फ्रेम है और दूसरा निर्देश फ्रेम है, आपस में उन दोनों के बीच में अगर कोई भी इवेंट हो रहा है उस इवेंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उनमें रिलेशन क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके दो तीन अलग अलग टाइप के हैं। अगर रोटेशन होगा तो कैसा होगा, या फिर मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो उसमें मेनली दो जो है हमारे पास, एक तो सिंपली हम सबके बारे में देखेंगे, देन उसके बाद में गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लोरेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन है वहां से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस पढ़ते ही पढ़ते हैं, और इससे पहले वाला जो भी हम जड़त्वीय वगैरह पढ़ने वाले हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो पढ़ेगा, ठीक है। तो अभी तक जो इससे पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर हमने जिसका इलास्टिसिटी वगैरह के बारे में पढ़ा था, वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल था। यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो थ्योरेटिकली प्लस न्यूमेरिकल दोनों टाइप के होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग का कुछ पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, थ्योरेटिकल। देन जब हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी आएंगे हमारे, उस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है कि 3 से 4 वीडियो बन जाए, ठीक है। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर हम 2 से मतलब कि मान लीजिए 2 वीडियो तो आप मान के चलिए, फिर भी 3 या 4 ही बन सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन और प्लस कितने उसको हम कंसेप्चुअली कितना अच्छे से कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अभी मैं थोड़ी स्पीड रहूंगा क्योंकि ये सारा का सारा जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, वो सारा का सारा थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट जो होंगे वो आपको ध्यान में रखने, बाकी हम शॉर्टकट में आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले निर्देश तंत्र आपको पता है कि क्योंकि हम जिस वर्ड में मोशन कर रहे हैं, या फिर जिसे हम जिस वर्ड में रह रहे हैं, उसमें जो भी मोशन होता है, ठीक है, जो भी मोशन होता है, जो भी पोजीशन होती है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम जिसको फाइंड आउट करते हैं, वो रेफरेंस में फाइंड आउट करते हैं। किसके रेफरेंस में? जैसे मान लीजिए मुझे मोशन, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो बोर्ड के रेफरेंस में कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस कैमरे की बात करूँ तो कैमरे के रेफरेंस में कितने डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, खड़ा मैं यही हूँ, है ना। मेरी जो पोजीशन है वो फिक्स है, मैं हिल नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जब मैं उस पॉइंट को चेंज करता हूँ जहां से मुझे वो चीज या फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस वगैरह जो चीजें हैं, वेलोसिटी, तो क्या होता है कि वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि, और देखिए दूसरी बात, निरपेक्ष गति यानी कि एब्सोल्यूट जो मोशन होता है उसका हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। वो हम वहां पढ़ेंगे, कहाँ पे? जहाँ पे हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जहाँ पर क्या होता है कि लाइट की वेलोसिटी वो क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो ऑलवेज सी होती है, ठीक है। यानी कि 2.99 जो भी है उसकी वैल्यू इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉर्मली हम उसको 3 बोल देते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो क्या है, जो मतलब कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट जो मोशन है वो सिर्फ और किसका होता है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे जब किसका होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का होता है। बाकी जितने भी मोशन हम यहाँ देखते हैं वो क्या होते हैं, वो रिलेटिव मोशन होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव क्यों? कि किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष में हम क्या निकालते हैं, उसकी वेलोसिटी निकालते हैं या पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो हम जो निर्देश तंत्र का मतलब क्या है? निर्देश तंत्र का मतलब है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, मोशन को डिफाइन करते हैं, किसी भी पार्टिकल की गति को अगर डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, वो क्या होगा, हमारा निर्देश तंत्र, ठीक है। तो अब जो निर्देश तंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है? जिसे हम बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इंग्लिश में से कहेंगे इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए किसी भी निर्देश तंत्र, मान लीजिए आपको एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर किसी पार्टिकल पे, अगर किसी पार्टिकल या जो बॉडी है जो मोशन कर रही है, उसके ऊपर
एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। अगर मान लीजिए क्या हो उस पे, उसके ऊपर एक्सटर्नल जो फोर्स है उसके वो कितना हो, जीरो हो, यानी कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उस पार्टिकल का मोशन भी क्या होगा, त्वरित रहित होगा, यानी कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब फोर्स जीरो है तो आप कहोगे जब फोर्स है ही नहीं तो त्वरण होगा क्यों। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब फोर्स है ही नहीं तो त्वरण होगा क्यों। लेकिन ऐसा होता है जब अपन इसके नेक्स्ट लेंगे कौन सा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्चुअली उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पे, लेकिन खुद बॉडी की एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से क्या होता है, या निर्देश तंत्र के जो है मोशन की वजह से वो क्या करती है, एक्सेलरेटेड यानी कि त्वरित दिखाई देती है। ठीक है, एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, लेकिन निर्देश तंत्र की गति के कारण क्या होती है, वो जो है मोशन जो होता है वो क्या होता है, उसका एक्सेलरेटेड दिखाई देता है, प्रतीत होता है ना, तो वो कौन सा होगा, वो होगा नॉन इनर्शियल। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सीधा सीधा है कि अगर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी बाह्य बल किस पे, किसी भी पिंड पे, किसी भी कण पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी कण या पार्टिकल की जो मोशन होगा वो मोशन भी क्या होगा, त्वरित रहित, एक्सेलरेटेड, यानी नॉन एक्सेलरेटेड जो है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा उस पार्टिकल में। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, सीधा सीधा ये हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ से इसको लिख दूँ एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ एम डी वी अपॉन डी टी, दोनों एक ही चीज है, ये किसके बराबर होगा, जीरो। तो यहाँ से v कितना आएगा, v आएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का है जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दिमाग में क्या रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। और इसके अंदर न्यूटन की गति के जो अपना फर्स्ट और जो सेकंड लॉ है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है वो क्या होते हैं, इसमें वैलिड होते हैं। किस वाले में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जड़त्वीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन या फिर कंसेप्ट क्या हो सकता है, पहला तो कि अगर मोशन निर्देश तंत्र की जो गति है वो त्वरित रहित है या उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल्स की भी क्या होगा, पार्टिकल्स की भी जो मोशन है वो क्या होगा, त्वरित रहित होगा, पहला केस। दूसरा, भाई त्वरण कब हो सकता है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स खुद जो लग रहा है, एक्चुअल फोर्स लग रहा है, वो अगर मान लीजिए क्या है पार्टिकल पे, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो जरूर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर बाह्य बल नहीं है, ठीक है, बाह्य बल नहीं है, तो क्या रहेगा, हमेशा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, कौन सा, सेकंड और जो थर्ड है, सॉरी फर्स्ट और जो सेकंड है वो क्या होते हैं, लॉ जो है वो वैलिड होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नॉन इनर्शियल, यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है अजड़त्वीय, ये जड़त्वीय सॉरी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा, जैसा वो अपने उसकी डेफिनेशन की उसका उल्टा। इसमें क्या है कि बाह्य जो पार्टिकल है उस पर बाह्य बल कितना है, जीरो, यानी कि कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, बाह्य बल नहीं लगने के बावजूद, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने के बावजूद भी हमें ऐसा प्रतीत होता है जो बाहर से खड़ा है, तो उसको लग रहा है कि जो पार्टिकल वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर कोई पार्टिकल पड़ा है, अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेटेड मोशन करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, पार्टिकल पे एक्चुअली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन बाहर से खड़े होने पे क्या लग रहा है उसको, कि वो कोई ना कोई फोर्स उस पर या कोई ना कोई पार्टिकल पे जो है वो फोर्स लग रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जितने भी ऐसे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं, जो क्या करते हैं, त्वरित गति करते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, यानी कि जो एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं वो सारे के सारे जो निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे वो कौन सा आएंगे, अजड़त्वीय निर्देश
तंत्र, ठीक है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है हमारा कण है उसके ऊपर फोर्स लगता हुआ प्रतीत हो रहा है हमें, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जितने भी, कौन से एग्जाम्पल है, जितने भी एक्सेलरेटेड जो अपने पास एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। एक्सेलरेटेड यानी कि त्वरित निर्देश तंत्र जो होंगे वो इसके एग्जाम्पल है। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है, जो रोटेशन करते हैं, ठीक है। जहां पे भी रोटेशनल मोशन हो रहा है निर्देश तंत्र में, यानी घूर्णी गति हो रही है, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसी में होंगे। तो कौन सा हो गया, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि घूर्णी गति करते हुए निर्देश तंत्र होंगे वो भी किसके एग्जाम्पल होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। यहां से एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये निकल के आता है जो कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि पृथ्वी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है या अजड़त्वीय निर्देश है, किसके बारे में, अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में क्या पूछते हैं कि वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है या फिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप देखिए ये क्या कर रहा है, रोटेशन। लेकिन इस अर्थ का जो रोटेशन होता है ना, अर्थ का जो रोटेशन होता है वो रोटेशन क्या है, 24 घंटे में कितना एंगल लेती है, टाइम तो कितना लग रहा है, 24 घंटे, है ना। इसको आप जब उसको कन्वर्ट करोगे क्या करोगे, 3600 से गुणा करोगे, 60 × 60 करोगे, और एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई बन रहा है, ठीक है। 2 पाई का मतलब 2 × 3 पॉइंट समथिंग कुछ। तो जब आप इसका ओमेगा निकालते हैं 2 × ये समथिंग कुछ करके 24 60 × 7, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या थी, 10⁴ के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग कुछ करके देन 10⁴ या 5 के आसपास आती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू क्या है, बहुत कम है, ठीक है। ये क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अर्थ जो है इस पे अगर हम है पृथ्वी पे, तो ये रोटेशन तो कर रही है लेकिन इसका रोटेशन इतना कम है, यानी कि आप देख लीजिए ना 24 घंटे में क्या कर रही है, एक राउंड पूरा कर रही है। तो 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर रही है, इसका मतलब क्या, रोटेशन बहुत ही ज्यादा कम है ना। अब आप अर्थ के रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए इस पेन को, मुझे इस मार्कर को ऐसे 24 घंटे में इसको घुमाना है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इस 24 घंटे मान लो इसको पूरा एक राउंड लेना है मुझे, तो इसकी स्पीड क्या होगी, आप सोच के देखिए, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होगी, आपको ये चलता हुआ दिखेगा ही नहीं, घूमता हुआ दिखेगा ही नहीं अगर आप थोड़ी देर इसको देख रहे हैं तो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भले ही रोटेशन हो रहा है लेकिन इसकी वजह से उत्पन्न होने वाला जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो क्या है, वो नगण्य है। ए जो होगा वो क्या होगा, नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा। जब ये नेग्लिजिबल होगा इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसलिए इसको क्या मानते हैं, अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मानते हैं, अर्थ को। तो ये आपकी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, कई बार बना देते हैं कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है कौन सा, जो पृथ्वी है हमारा वो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया जड़त्वीय अजड़त्वीय। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा क्या बन सकते हैं, न्यूटन की गति के जो नियम है वो क्या होता है, यहाँ वैलिड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से लगता हुआ एक प्रतीत क्या होता है, फोर्स होता है, जिसे आभासी बल भी कह सकते हैं, ठीक है, आभासी या सूडो फोर्स बोलते हैं। तो आभासी और सूडो फोर्स की वजह से इक्वेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए लिफ्ट में है ना, तो लिफ्ट में तो क्या हो रहा है, लिफ्ट में हो तो आप जब खड़े हो, है ना, तो खड़े हो, मान लीजिए आपके पास जब आप महसूस करते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप अलग से अपना वेट ज्यादा होता हुआ महसूस करते हैं, और लिफ्ट अगर नीचे आ रही तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो क्या एक्चुअली आपको कोई ऐसे उठा रहा है या फिर आप पे कोई बल लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि जो आपकी लिफ्ट है वो क्या करती है, एक्सेलरेटेड मोशन करती है, उसकी वजह से आप पर लगता हुआ प्रतीत कि आपके फोर्स में क्या हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कौन सा एग्जाम्पल है, हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कैसे मोशन कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, यानी कि त्वरित गति हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक जो हमारा निर्देश तंत्र है उससे दूसरे निर्देश तंत्र में हम जाते हैं तो किस तरह से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म जो है वो निर्देश तंत्रों का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, निर्देश या निर्देशांकों ना, निर्देशांकों का रूपांतरण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, जो निर्देशांक है उस निर्देशांकों को क्या करना, हमें रूपांतरण करना है एक निर्देश फ्रेम से दूसरे निर्देश फ्रेम में, ठीक है। तो ये 3 तरह के रूपांतरण होते हैं मेनली,
ठीक है। मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। पहला रूपांतरण कौन सा है कि मान लीजिए एक निर्देश तंत्र, अब ये जो रूपांतरण हम कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? जड़त्व का कर रहे हैं, अजड़त्व का नहीं कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? ये जो रूपांतरण है वो किसके एग्जाम्पल है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के। यानी कि एक निर्देश तंत्र जो जड़त्वीय है, दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा है? जड़त्वीय है, ठीक है। तो उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं? रूपांतरण कर रहे हैं। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल डायग्राम बनाऊं तो फर्स्ट डायग्राम मान लीजिए इस तरह का हो सकता है इसका, कि क्योंकि अब हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे किस में लेंगे? 3D में। आप वेल नोन है 3D से। तो ये है हमारा जेड एक्सिस, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरा कोई निर्देश फ्रॉम एस हो गया। ये कोई निर्देश फ्रेम एस हो गया, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए कोई दूसरा निर्देश फ्रेम है एस डेस, ठीक है। ये क्या है? एक निर्देश फ्रेम है एक्स वाई जेड जिसमें, जिसको हमने एस कहा है। इस किसी भी पॉइंट की निर्देश, पहले से आप देखिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपके पास कोई एक इवेंट है, ठीक है। एक कोई इवेंट यानी घटना है, उस घटना को आप क्या करते हैं? एक निर्देश फ्रेम में फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए कि एक बस है ना। तो एक बस के अंदर आप बैठे हो और बस के बाहर मैं खड़ा हूँ। तो बस के अंदर जब आप बैठे हो तो, और एक बस के अंदर क्या है कि सपोज कर लीजिए बस के बाहर आप देख रहे हो ना। तो बस के बाहर जब आप देख रहे हो तो आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पेड़ को देखते हो और बस मान लीजिए रवाना होती है, चलना स्टार्ट करती है। तो जिस वेलोसिटी से बस रवाना स्टार्ट होती है, मतलब चलना स्टार्ट होती है, आपके पास जो खड़ा हुआ वो है पेड़ होगा जो लगा हुआ है, वो आपको उसी वेलोसिटी से उल्टी डायरेक्शन में जाता हुआ प्रतीत होगा। मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं बस के बाहर खड़ा हूँ नीचे। तो मेरे लिए पेड़ क्या है? स्थिर है। तो इसका मतलब क्या है? घटना क्या है? पेड़। पेड़ जो है, जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, हम कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? उसकी जो मोशन है उसमें चेंजेस हुआ। तो आप कुछ उसके कोऑर्डिनेट लेंगे, कुछ अलग होंगे। मैं अगर उसके कुछ कोऑर्डिनेट लूंगा तो, या जो भी ऑब्जर्वेशन लूंगा, वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? यानी कि एक ही घटना का दो अलग अलग निर्देश फ्रेम के अंदर जो है वो जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट का आपस में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि निर्देशांकों का रूपांतरण, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं निर्देशांकों का रूपांतरण देखना चाहूँ इसके लिए, इस घटना के लिए जो हमारे पास पी पॉइंट है, तो इसके लिए क्या होगा? सिंपली ये क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल कैसा बन रहा है? कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है अगर मैं देखना चाहूँ तो, है ना। ये ओ है मेरा, ठीक है। ये ओ डेस है और ये पॉइंट कौन सा है? पी। तो ये क्या बना? आर, ठीक है। आर नॉट और आर डेस, ठीक है। आर नॉट का मतलब क्या है? इनिशियली में जो एक निर्देश तंत्र एस है, एस जो है वो एस जो है एस डेस से कितना है, या एस डेस एस से कितने डिस्टेंस पर है? तो कितनी पे है? आर नोट पे है, ठीक है। ऑलरेडी टी इक्वल टू 0 की बात है। ये कब की बात है? टी इक्वल टू 0। और ये पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसका ले रहा हूं? ये ले रहा हूं स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, स्थिर निर्देश तंत्र का, ठीक है। जब ये दोनों क्या है? स्टेबल है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है। इसकी बात कर रहे हैं स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, तो इससे हम अगर वेक्टर सम लगाते हैं त्रिभुज वाला नियम, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि आर डैश मुझे फाइंड आउट करना है, तो आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ? इसके कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना तो क्या करूंगा? इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मेनली इक्वेशन जो है वो मेरी क्या है? ये वाली, सॉरी, माइनस, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन सा है? स्टेबल है। तो स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ? डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 0,
क्योंकि स्टेबल है, तो स्टेबल इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वी डैश लूंगा मैं तो वी डैश बराबर किसके आ जाएगा, वी के आ जाएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब मेरा हुआ कि अगर स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे, ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट तो उसका अलग अलग हो सकता है उसमें जब मेजरमेंट लेंगे, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, दोनों में इक्वली आएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे से आधा किलोमीटर दूर, या आधा किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे से 25 या मान लीजिए कि थोड़ी ही दूर, मान लीजिए 2 कदम दूर पे ना, 2 कदम दूर पे कोई दूसरा बी आदमी खड़ा है, मैं ए हूँ, ठीक है। अब आप सामने से चल के जाते हैं, ठीक है, चल के जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में भी आपकी वेलोसिटी उतनी होगी, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगी, वेलोसिटी उतनी, लेकिन डिस्टेंस देखूंगा तो हो सकता है कि उससे आप पास में और मेरे से क्या हो, दूर हो। तो डिस्टेंस क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, स्टेबल, जब तक कि दोनों निर्देश फ्रेम क्या रहेंगे, एक दूसरे के, अगर निर्देश फ्रेम स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस चेंज हो सकती है लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, वेलोसिटी सेम रहेगी, और क्योंकि मोशन हो ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, कौन किसकी बात कर रहे हैं, जड़त्व की, तो कुल मिला के एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, फोर्स कितना होगा, 0। तो ये पहला केस कौन सा हुआ, स्थिर निर्देश तंत्र का। अब मान लीजिए स्थिर नहीं होकर क्या है, गतिशील निर्देश तंत्र है, क्या है, गतिशील है, यानी कि एक निर्देश तंत्र, भाई ये जो घटना है, जो पार्टिकल है, कण है, वो तो गति कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है, ये जो निर्देश फ्रेम है ये गति कर रहे हैं नहीं, कि उसकी बात है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए गतिशील निर्देश फ्रेम है, ठीक है, तो गतिशील निर्देश फ्रेम है तो क्या होगा, आपके पास स्टेबल की जगह हो जाएगा मूवेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो थोड़ा सा चेंजेस होगा इसमें। अब वो चेंजेस क्या होगा उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, कि अब ये जो मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एस डैश जो है, एस डैश मूव करता है एस के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी होगी मान लीजिए वी वेलोसिटी से, कैपिटल वी है ये, ठीक है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए कैपिटल वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे दोनों कौन साइड थे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे क्या थे, ये s और s डैश दोनों कौन साइड थे। इसका मतलब क्या है कि t इक्वल टू 0 पे जैसे मान लीजिए पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा, तो ये कुछ इस तरह से कौन साइड थे, एक घटना यहाँ हो रही है। अब ये क्या करता है, दूसरा फ्रेम, हाँ इस तरह से मान लीजिए, तो दूसरा फ्रेम क्या करता है, इस तरह से मूव करना स्टार्ट करता है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो दो तरह के मोशन, ये भी मोशन कर रहा है और ये भी मोशन कर रहा है। तो जब ये मोशन कर रहा है तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएगा कि आफ्टर टी टाइम ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, आफ्टर टी टाइम ये जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी v इंटू टी। भाई t इक्वल टू 0 पे कहाँ था, यहाँ पे था। अब ये मूव कर रहा है तो क्या हो गया, हम स्टार्टिंग में कौन साइड मानते हैं, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे क्या है, दोनों कौन साइड है, यानी कि संपाती है, कौन साइड यानी कि संपाती थे। जब संपाती थे यानी कि एक दूसरे के ऊपर थे, फिर उसके बाद में जैसे टाइम हमने स्टार्ट किया, मोशन हमने जो ऑब्जर्वेशन है वो लेने स्टार्ट किए, ये मूव करता है, टी टाइम पे कितनी वेलोसिटी हो जाती है, वीटी हो जाती है, यहाँ पे ये आर डैश है, यहाँ पे कितना है, ये आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गतिशील निर्देश तंत्र के अंदर आपकी जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वो क्या इक्वेशन बन जाएगी, वो बन जाएगी, यहाँ से फिर से देखिए, तो अब अपने पास ये जो आर डैश फिक्स था, ये फिक्स नहीं होकर क्या हो जाएगा, सॉरी आर जीरो जो फिक्स था वो क्या हो जाएगा, वीटी हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर डैश इक्वल टू आर माइनस वीटी, ठीक है, क्या इक्वेशन बन जाएगी, आर माइनस वीटी, है ना, क्योंकि हमारा जो आर नोट है यहाँ पे वो किसके इक्वल हो गया, तो वीटी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये भी कैपिटल लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने को, ये भी कैपिटल। अब क्या हो रहा है यहाँ से, ये तो किसकी है, ये है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो टी के रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन, तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल वी बचेगा, तो यहाँ से स्मॉल वी, ये हो जाएगा स्मॉल वी डैश इक्वल टू वी माइनस कैपिटल वी। तो क्या हुआ, इस बार जो है आपकी वेलोसिटी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें भी अलग होगी, इसमें क्या होगी, जब आप मेजरमेंट करते हैं तो अलग अलग आएंगी, ठीक है। इस वाले में जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, स्मॉल वी आ रही है, और इस वाले में वेलोसिटी कितनी आ रही है, वो आ रही है स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी, जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो जैसे एक बार और डिफरेंशिएशन आप इसका करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ये कितना है, ये तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो कांस्टेंट इसका मतलब कितना आएगा, 0, क्योंकि
डी कैपिटल वी ओवर डी टी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्वेशन अगर बनाएंगे तो ए डैश बराबर किसके आ जाएगा, ए के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन कितना रहेगा, दोनों में इक्वल, ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या रहेगा, इक्वल, यानी कि एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे इससे आप फाइंड आउट करो और चाहे इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फाइंड आउट करो, जब तक कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जड़त्वीय निर्देशांक है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उस केस में क्या हुआ कि जब आप त्वरण की बात करते हैं, त्वरण दोनों ही केस में इस पार्टिकल का, पी पार्टिकल का, दोनों ही जो अपने निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है, इसमें सेम आएगा। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी, वेलोसिटी अलग हो जाएगी, लेकिन त्वरण क्या रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरा है रोटेशन का, ठीक है। अभी हम गैलियन पे नहीं गए, गैलियन इसी का एक पार्ट है, गैलियन स्पेशल केस इसी का एक पार्ट है, उस पर हम नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं उसकी, ठीक है। तो थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है वो है इंक्लाइन फ्रेम, रोटेशन नहीं, इंक्लाइन फ्रेम, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो, यानी कि झुका हुआ है ना, झुका हुआ निर्देश जो है। तो अभी तक तो क्या हो रहा था, एक्स वाई जेड एक्सिस है, वो क्या कर रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे। अब अगर वो मान लीजिए उनका जो ओरिजिन है वो तो एक जगह है, लेकिन वो आपस में क्या हुआ है, झुके हुए, थोड़े टिल्ट है, ठीक है, इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन वाला जो केस होगा उसके अंदर हम कैसे इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इंक्लाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। डायग्राम क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देते हैं, जेड, एक्स और वाई। अब क्या हो रहा है, दूसरा निर्देश फ्रेम जो है, यानी कि ये पहला, ये इस पे दूसरा, और ये हल्का सा क्या टिल्ट पे है ना। तो जब टिल्ट पे है इसका मतलब क्या होगा, कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंगल जो है वो कितना है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे भी थीटा, ठीक है, टिल्ट पे है। अब यहाँ पे कोई अगर पॉइंट है, मान लीजिए वही पॉइंट P, इस P के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करने, निर्देशांक, तो क्या होंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर एस डैश में देखूंगा तो क्या हो जाएंगे, एस डैश में देखेंगे तो हो जाएंगे एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि जो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। क्या टास्क है मेरा, इसमें इसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप सीधा देखिए कि जो आपका x होगा, ठीक है, स्मॉल में लिख देता हूं चलिए, तो आपका स्मॉल जो x डैश होगा वो किसके बराबर होगा, x कोस, ठीक। क्या करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट कौन से चाहिए, थोड़ा सा इसको यहाँ बना देता हूँ मैं आगे, कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाले, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, जिस पे जाना, जिसका निकालना, मुझे क्या निकालना, एक्स डैश का निकालना है, तो इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ, किस पे, इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ एक्स डैश पे। तो एक्स का प्रोजेक्शन एक्स डैश पे लूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स कोस, ये आ जाएगा एक्स डैश 0 एक्स, या एक्स डैश ओ एक्स। एंगल कितना है बीच में, एक्स डैश ओ एक्स। आप प्रोजेक्शन ऐसे लेते हो ना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, ये इस तरह से है ना, ये मान लीजिए एक्स है और तो ऐसे उल्टा के बजाय ऐसा बना देते हैं, इसमें एक्स डैश ऊपर है ना, ऊपर ले लेते हैं। तो ये आपका एक्स डैश है, ये एक्स है, बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसमें कोई पॉइंट है, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, तो इसको क्या करूंगा मैं, ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, यही निकालेंगे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन निकालेंगे क्या होगा, एक्स डैश बराबर एक्स कोस थीटा, यही कहेंगे ना, ठीक है। तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पे, एक्स कोस, इनके बीच में जो एंगल है वो, क्योंकि अभी इसको और आगे लेना है। फिर दूसरा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है एक्स डैश, वो इन सब पे निर्भर करेगा, वाई और जेड पे भी करेगा, ठीक है, डिपेंड। तो वाई की वैल्यू, तो वाई का प्रोजेक्शन क्या लाना है, एक्स डैश पे, तो वाई का प्रोजेक्शन लाएंगे एक्स डैश पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, ठीक है। अगला फिर क्या लाना है, जेड का प्रोजेक्शन, तो जेड का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, कोस एक्स डैश ओ जेड,
यानी कि इसको यहाँ लाएंगे तो एंगल क्या हो गया वाई ओ सॉरी एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस ओ वाई। जेड को कहाँ लाना है इस पे, तो जेड को लाएंगे तो क्या हो जाएगा जेड ओ और एक्स डेस, तो जेड ओ और एक्स डेस आ गया, तो ये आ गया आपका पास एंगल। यहाँ से अगर इसको आगे सोल्व करें तो एक्स कितना है कोस थीटा, एंगल कितना है दोनों के बीच में थीटा, प्लस वाई के बीच में एंगल कितना है वाई और इसके बीच में ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कोस कितना हो गया 90 माइनस थीटा, प्लस अगला जेड और कोस जेड के बीच में, तो यहाँ से देखो ये एंगल कितना हो गया टोटल मिला के भाई एक्स और जेड के बीच में कितना एंगल होता है 90 प्लस ये इसमें एक्स्ट्रा एंगल हो गया तो कितना हो गया 90 प्लस थीटा, तो कुल मिला के जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया एक्स कोस थीटा, यह जाएगा वाई साइन थीटा, और 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में, तो माइनस जेड साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली आप जब वाई डैश निकालेंगे तो वाई डैश क्या हो जाएगा यहाँ से वाई डैश के लिए, अब मैं सीधा सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एक्स, अब किसके रेस्पेक्ट में देखना है, अब आपको एंगल जो लेना है वो वाई डैश के रेस्पेक्ट में, तो वाई डैश पे प्रोजेक्शन ले जाएंगे किसका एक्स का, फिर वाई डैश पे प्रोजेक्शन किसका ले जाएंगे वाई का, फिर जेड का प्रोजेक्शन ले जाएंगे किस पे वाई डैश पे, तो ले जाइए ये इस तरह से एंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई डैश और इसके बीच में वाई डैश एक्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है कोस 90 प्लस थीटा बन रहा है, देख लेना वाई डैश और वाई के बीच में वाई डैश वाई के बीच में एंगल कितना है थीटा, तो कोस थीटा, प्लस नेक्स्ट वाई डैश और जेड के बीच में, तो वाई डैश और जेड के, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो जेड कितना हो गया 90 माइनस थीटा, जब इसको सोल्व करोगे तो एक्स ये हो गया माइनस में साइन थीटा ना, तो ये हो गया माइनस एक्स साइन थीटा, ये कितना हो गया प्लस वाई कोस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो जेड साइन थीटा। अगला जेड डैश, तो इसका मतलब प्रोजेक्शन कौन सा, जेड डैश का प्रोजेक्शन किस पे लेना है एक्स पे लेना है वाई पे लेना है जेड पे लेना है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्स का प्रोजेक्शन जेड डैश पे, वाई का प्रोजेक्शन जेड डैश पे, और जेड का प्रोजेक्शन जेड डैश पे, ठीक है, तीनों का प्रोजेक्शन जेड डैश पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स जेड डैश ओ जेड प्लस वाई, कोस भूल गया क्या, एक सेकेंड कोस लिखो यार, कोस जेड डैश है तो जेड डैश ओ एक्स प्लस अगला हो जाएगा वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड, ठीक है। इक्वेशन सीधी सीधी वापस एक्स जेड डैश और एक्स के बीच में जेड डैश और एक्स के बीच में 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा प्लस जेड डैश और वाई के बीच में, तो जेड डैश और वाई, तो देखिए ये 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा, फिर है जेड डैश और जेड, जेड डैश जेड के बीच में थीटा एंगल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुल मिला के ये कितना हो गया एक्स 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, सॉरी ये हो गया माइनस में क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा, ये किसमें हो जाएगा जेड कोस थीटा, ठीक है। तो जो भी रोटेशन टाइप के आपके पास ये आते हैं कि मान लीजिए किसी इंक्लाइंड पर है ना, क्या है जो अपने पास झुका हुआ है निर्देश तंत्र एक दूसरे के ऊपर, और ठीक है, और उनका क्या होना चाहिए ओरिजिन कौन साइड होना चाहिए, ओरिजिन अगर कौन साइड हो रहा है यानी कि ओ और ओ डैश दोनों कहाँ हैं यहीं पे है, तो ओ डैश जब यहाँ है तो इसका मतलब क्या होगा इनके जो निर्देश तंत्र होंगे या निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक क्या होंगे वो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि आप एक्स डैश का अगर फाइंड आउट करना है तो आप एक्स डैश पर इन तीनों का प्रोजेक्शन लेंगे और उनको एडिशन करेंगे, वो क्या आएगा मेरा ये चीज, ठीक है। वाई डैश पे लेना है तो वाई डैश पर तीनों एक्स वाई जेड का प्रोजेक्शन लेंगे और उसको ऐड करेंगे, और जेड डैश लेना है तो जेड डैश पर तीनों का प्रोजेक्शन लेके उस तरह से सोल्व करना है, तो आपको ये इक्वेशन कौन सी ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो तीन प्रकार के रूपांतरण यानी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप से होते हैं, वो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम स्पेशल टाइप के ऊपर चलेंगे जो हमारा कौन सा है, अच्छा इसके अंदर ये भी देख सकते हो कि अगर आप वेलोसिटी वो निकालना है तो जब वेलोसिटी में करोगे तो क्या करोगे यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई का हो जाएगा जेड का हो जाएगा, क्या बन जाएगा वी एक्स कोस थीटा वी वाई कोस थीटा और वी जेड कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा मतलब सॉरी साइन थीटा ना, वी एक्स साइन थीटा कोस थीटा, आराम से डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा वी एक्स कोस थीटा वी वाई साइन थीटा और माइनस वी जेड
और साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम तीनों का निकाल लेंगे। ये ऐसे कैसे चलेंगे, सिर्फ यहाँ पे वी आ जाएगा। फिर आगे क्या चलेंगे, तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में दूसरा कौन सा, आगे कौन सा आएगा, त्वरण का, यानी कि एक्सेलरेशन का। अब क्योंकि ये स्टेबल है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन का रूपांतरण करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जड़त्व की बात कर रहे हैं, तो मोशन नहीं हो रहा, सिर्फ टिल्ट है। तो जो आपका ए और ए डैश है वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। वेलोसिटी का रूपांतरण वो साइन थीटा कोस थीटा के साथ में प्लस माइनस के साथ में आ जाएगा, बाकी वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, मिटा दूं। तो ये तीन तरह के रूपांतरण देख लिए हमने। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, वो है गैलियन रूपांतरण, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक था, उस बेसिक से अब आगे बढ़ रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी हम बात करते हैं। एक बार टाइम देख लेते हैं। ठीक है, अभी टाइम अपने पास है, आराम से 15 मिनट में गैलियन कंप्लीट कर सकते हैं। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट जो है वो है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ये भी क्या है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र का अगर दूसरी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अपन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण करते हैं, उसकी बात है। ठीक है, किसका, कि आपके पास अभी जितने भी हमने पढ़े थे वो भी कौन से थे, वो भी सारे के सारे जड़त्वीय यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो एक इनर्शियल का दूसरे इनर्शियल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अब आप देखिए, एक इनर्शियल का दूसरे इनर्शियल में करने का मतलब क्या है, कि जो दूसरा वाला है वो उसके साथ स्टेबल भी रह सकता है, और क्या हो सकता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास इनिशियल में, हम एक स्पेशल केस ही ले लेते हैं, मतलब जो अपना जनरल केस है वो ले लेते हैं, कि मान लीजिए कि दोनों जो निर्देश हम अभी मान रहे हैं, है ना। गैलियन का मतलब पहले तो आप लिख लीजिए, गैलियन का मतलब क्या है, कि एक जड़त्वीय जो आपका निर्देश तंत्र है से ट्रांसफॉर्मेशन किसमें कर रहे हैं, दूसरे में, दूसरे जड़त्वीय में। ठीक है, निर्देश ने लिखा, यानी कि एक हम क्या ले रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, और दूसरा भी क्या, इनर्शियल। अब इन दोनों के अंदर रिलेशन जो होगा वो, ठीक है। अब इनर्शियल का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, तो वही केस ले रहा हूँ ना, स्टेबल वाला नहीं ले रहे। स्टेबल वाला हम कर चुके हैं, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मान लीजिए थोड़ा सा हम जनरल केस लेते हैं। जनरल केस में पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो कौन सा था, कि जब आपका एस और एस डैश है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एस और एस डैश जो है वो जेड वाई और एक्स, ये हमारा कौन सा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इसके रेस्पेक्ट में पहले अभी जब देखा, जब क्या कहा था कि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, फिर वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि दोनों कोइंसाइड नहीं करते, एस डैश पहले से जब t इक्वल टू 0 है तब भी क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे ऑलरेडी है, यानी कि t इक्वल टू 0 पर जो s और एस डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो मान लीजिए r नॉट है। ठीक है, इनिशियली तो मान लेते हैं r नॉट है, तो ये यहाँ पे अपना जेड डैश एस जीरो बोलते हैं, एस जीरो डैश। जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि t इक्वल टू 0 की बात हम कर रहे हैं, x जीरो डैश और y जीरो डैश। ठीक है, इन दोनों के बीच में o, इसको कहेंगे o जीरो। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है r नॉट। चलिए नेक्स्ट, अब t इक्वल टू किसकी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ टाइम कुछ समय बाद की बात अगर हम करें, कितने टाइम की, t इक्वल टू टी पर, तो t इक्वल टू टी पर क्या होगा, ये कहीं आगे चलेगा, क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आगे कहाँ होगा, कि मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा,
है ना। अब एस डैश यहाँ पहुँच गया कितने टी टाइम बाद, तो इसको टी टाइम बाद को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, ये है मेरा जेड डैश। अब यहाँ पे कोई क्या है, पार्टिकल है पॉइंट पी, तो ये हमारा इवेंट हुआ, तो इसको मैं ओ डैश कह देता हूँ, ठीक है। ये भी डैश हो गया, ये ओ है, यहाँ से ये आर हो गया मेरा, ये क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा आर, ये क्या है आर नोट, ये कितना होगा, ये होगा v इंटू टी, क्योंकि वी टी डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा मुझे आर डैश मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं इस कंडीशन को। कंडीशन क्या है, ये मेरा एस डैश है जो स्टेबल है, t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी ये क्या था, कुछ डिस्टेंस पे था, यानी कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं एस हूँ, मेरे से कुछ डिस्टेंस पे ऑलरेडी क्या है, कोई आदमी बी खड़ा है, ठीक है। अब बी जो है चलना स्टार्ट करता है, खुद चलना स्टार्ट कर रहा है, उसके सामने कोई तीसरा है वो भी चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो टी टाइम बाद कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, वीटी हो गई। इसकी जो डिस्टेंस है इसमें मेजरमेंट करते हैं तो कितनी आ रही है, आर डैश आ रही है, एस में मेजर करते हैं तो कितनी आ रही है, आर आ रही है, तो इनमें अब आपस में क्या रिलेशन होगा, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूं तो ये जो चीज बन रही है ये बन रहा है पैरेललोग्राम थ्योरम, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं कह सकते इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, बहुभुज का नियम, ठीक है, पॉलीग्राम वाला जो है ना। तो बहुभुज का नियम है, तो बहुभुज का नियम क्या होता है आपके, कि मान लीजिए ये इस तरह से ये 2 और 3, तो इस जो मिलाने वाली रेखा होती है क्या बनती है इनका, यानी कि हमारे पास इसी तरह का बन रहा है आर, ठीक है, आर नॉट वी टी और आर डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि आर डैश जो होगी वो क्या होगी, इसमें से इन दोनों को माइनस कर लो, या फिर दूसरा कि ये जो होगी वो क्या होगी, इन तीनों के सम के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा वेक्टर सम में तो वेक्टर लगा दीजिए, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बनेगा कि जो मेरा आर डैश होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर माइनस, क्योंकि हम फाइंड आउट क्या करते हैं डैश वाली वैल्यू, तो आर माइनस आर नॉट, ठीक है, उसके बाद में माइनस वी टी, वी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना, वी टी। आया समझ में ये चीज। अब यहाँ से देखिए गैलियन रूपांतरण यही था, तो इसमें हमने स्पेशल केस लिया, हो सकता है इनिशियल हम क्या करते हैं इसको यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये आर नोट नहीं आता, सिर्फ वी टी आता है, तो फिर हमने इनको एक साथ ले लिया। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में ये कोइंसाइड होता तो क्या हो जाता, आर नोट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोइंसाइड वाला केस हम नहीं ले रहे, वो इसी के अंदर आ गया, है ना। चलिए तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेरी क्या है, ये है विस्थापन की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है, विस्थापन की इक्वेशन है। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे क्या निकालना है, वेग निकालना है, यानी कि वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, करिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डी आर ओवर डी टी इनिशियल आपका जो है वो फिक्स है, तो ये कितनी होगी 0, तो इक्वेशन वेग की क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी स्मॉल वी डैश इक्वल टू वी माइनस कैपिटल वी, ये आपकी क्या बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 ये किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये इक्वेशन किसकी होगी, वेलोसिटी की। अगला क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे हम त्वरण। तो त्वरण की इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए, तो डी वी डैश ओवर डी टी इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, इसका डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है तो कितना आएगा 0, तो ये क्या बन जाएगा ए डैश बराबर ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि गैलियन रूपांतरण के अंदर जो आपका गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनती है, या फिर कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है, या पोजीशन वेक्टर की वो क्या बनती है, आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर नॉट माइनस वी टी। वेलोसिटी की इक्वेशन, तो वेलोसिटी भी क्या होता है अलग, तो आप देखिए आर निकालेंगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, सॉरी आर निकालेंगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, और आर डैश निकालेंगे तो उसकी वैल्यू अलग मिलेगी, यानी कि इस पार्टिकल की पोजीशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग रहेगी, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग रहेगी। जब वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो वेलोसिटी भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग रहेगी, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग रहेगी। लेकिन जब बात किसी करेंगे एक्सेलरेशन की करेंगे तो एक्सेलरेशन दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या रहता है, इसमें सेम रहता है। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कि गैलियन रूपांतरण में से निम्न में से कौन सी क्वांटिटी या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, इक्वल रहती है दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये नहीं रहती है, ये नहीं रहती है, ये इक्वल रहती है। यहीं से अगर किसकी बात करें, फोर्स की, कि आपको पूछ लिया जाए कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो फोर्स है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या फोर्स क्या होता है, तो फोर्स की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो पहला हमारा वो था
तीसरा त्वरण था, चौथा फोर्स मान लीजिए ना। पहला कौन सा हो गया आर, दूसरा हो गया वी, तीसरा हो गया त्वरण एक्सेलरेशन, और चौथा कौन सा हो गया फोर्स। तो फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स क्या होता है एम इंटू ए, है ना। तो कितना हो गया एम ए डेस इक्वल टू एम ए। क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ मास, इसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई करते ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से क्या बन गया, जो एफ डैश है वो किसके बराबर होगा एफ के। तो इसका मतलब फोर्स में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इस पे लगने वाला फोर्स, अगर कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो फोर्स क्या होगा पार्टिकल पे, है ना। यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है पार्टिकल का फोर्स है। ये तो क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन करने लग गया कौन एस डैश, तो ये फिर जड़त्वीय रहेगा नहीं, ठीक है। पार्टिकल भले ही कर सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब इस केस में, इस केस के अंदर इस पे लगने वाला फोर्स अगर इसमें फाइंड आउट करेंगे तो भी एफ आएगा, यानी कि इक्वल आएगा किसके, इसमें फाइंड आउट करने पे। दोनों में किसी में भी फोर्स फाइंड आउट करो, किसपे पार्टिकल पे, दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ देखते हैं कि अगर मान लीजिए मोमेंटम है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो चौथा के बाद पांचवा, सॉरी छठा होगा ना, 3 4 5 पांचवा। तो क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, उसकी बात कर रहे हैं। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम, तो पहला क्या कहता है, अगर एस फ्रेम में मैं देखूं तो क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये इक्वेशन है। अगला एस डैश में देखूंगा तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, वो हो जाएगी m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 डैश इक्वल प्लस m2 और v2 डैश। डैश आ गया। अब ये देखिए u1 डैश क्या होगा, u1 डैश अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, इसमें रिलेशन क्या होता है इसके अंदर, कि इसमें रिलेशन अगर देखते हैं तो वो हो जाएगा u1 माइनस v, कौन सा कैपिटल वाला। इसी तरह से अगर मान लीजिए u2 डैश देखना है तो वो क्या हो जाएगा u2 माइनस कैपिटल v। अगर मान लीजिए v1 डैश देखना है तो अपने पास v1 है ना, ये स्मॉल वाला, तो v1 देखना है तो क्या हो जाएगा v1 डैश देखना है तो v1 माइनस कैपिटल v, ठीक है। इसी तरह से v2 में देखना है तो क्या हो जाएगा v2 माइनस कैपिटल v। अच्छा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे भी वेक्टर कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, इधर चला कर रख देना। चलिए तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें हमें करना है इस इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप देखिए इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी m1, ठीक है, u1, ठीक है, माइनस m1, यहां से आगे चलेंगे प्लस m2 u2 माइनस m2 कैपिटल V, यहां लिख देता हूं इक्वल में। यहां रखेंगे m1 v1 माइनस m1 कैपिटल V प्लस m2 v2 माइनस m2 कैपिटल V। तो ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। इक्वेशन क्या बन जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वही इक्वेशन यही जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मोमेंट कंजर्वेशन, जो मोमेंट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो लॉ है वो क्या रहता है, वो भी वैलिड रहता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जो कंजर्वेशन लॉ है वो क्या रहेगा, वो हमारा कंजर्व रहेगा, यानी कि जो रेखीय संवेग जो संरक्षण वो है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। रेखीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। दोनों की इक्वेशन क्या बनेगी, सेम ही इक्वेशन है, संरक्षित तो रहेगा लेकिन इक्वेशन भी क्या बनेगी, सेम ही इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में यहाँ से। इसी तरह से अगर आप छठा देखना चाहें तो आप घर पे कर लेना, ठीक है। वो कौन सा हुआ, काइनेटिक एनर्जी वाला।
जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी लिख लो। तो अभी जो काइनेटिक एनर्जी उसके फॉर्मूला भी क्या बनेगा, सेम ही। जैसे इसके अंदर बनेगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो उसमें भी क्या बनेगा, हाफ m1 डेश, है ना, सॉरी हाफ m1 u1 डेश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डेश स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 डेश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डेश स्क्वायर। आप उसमें जो वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, सेम इक्वेशन आएगी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इक्वेशन में लीनियर, तो आपके पास क्या हो गया, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या इक्वेशन हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, जड़त्व से जड़त्व में निर्देश तंत्र में जो चेंजेस है वो क्या है, गैलियन है। दूसरा कि अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट देखते हैं या फिर आप मान लीजिए पोजीशन वेक्टर देखते हैं, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, चेंज होता है। और वो क्या होता है, वो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमारा होता है आर डैश बराबर आर माइनस आर नॉट माइनस, अच्छा आर नॉट तो है नहीं अपना, वी टी है ना, अच्छा आर नॉट, हाँ, तो आर नॉट माइनस वी टी होता है, ठीक है। फिर वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो होती है v वो हो जाती है v डैश v माइनस कैपिटल V, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, दोनों इक्वल। फोर्स क्या होते हैं, f डैश f के बराबर। फिर आता है मोमेंटम कंजर्वेशन लो, दोनों में इक्वल चलेगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लो, दोनों में इक्वल चलेगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आ गई है। एक इन्फॉर्मेशन और बच जाती है, वो है कि डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें अगर हम किसी डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, दो पॉइंट के बीच की हमें वो क्या लेनी है, डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से ले लीजिए, एक मेरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है। तो इसके भी क्या मिलेंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट होंगे। डिस्टेंस क्या है, d। तो अब यहाँ से देखिए क्या देखना मुझे, ये मान लीजिए इसको 1 2 ले लेते हैं, ये 1 है, ये 1 है, ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी मेरी 2, इसको भी r इसी तरह से लिख लेते हैं, r2, और ये कौन सी है, r2। p और q के बीच की डिस्टेंस की बात करनी है, ठीक है। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगला क्या है, दो बिंदुओं के के मध्य दूरी, ठीक है। तो डिस्टेंस हम देख रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी है तो वो क्या रहेगी, इसमें देखते हैं, देखिए ना। अब आप डायग्राम से देखते हो तो क्या होता है, अब चाहे R1 वाले इस वाले में देखो चाहे इस वाले में देखो, ठीक है, डिस्टेंस दोनों में क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। अब इसको समझिए, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं किसमें, S में, तो S में क्या होगी, S में जो P से Q की डिस्टेंस आ रही है मेरी, ठीक है, जिसे मैं R के देता हूँ एक बार के लिए, तो वो R कितनी आ रही है, तो R तो मैंने इसमें ले लिया ना, नहीं ले लिया, R1 R2 लिया तो उसको R बोल देते हैं ना। तो R जो है वो कितनी है, वो हो जाएगी R2 माइनस R1 के बराबर, है ना। इसमें 1 2 कर दिया मैंने, ध्यान रखना ना। तो जैसे ही मैंने 1 2 कर दिया तो इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन अगर आप बनाना चाहते हो, ये इक्वेशन बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं किसमें, एस डैश में। जब एस डैश की बात करते हो तो पी क्यू क्या आता है, आर डैश के देते हैं, और वो कितना है, R2 डैश माइनस R1 डैश, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या होता है कि R2 डैश जो होगा मेरा वो क्या मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा R2 माइनस R0 माइनस कैपिटल VT। R1 डैश की अगर बात करूंगा तो क्या मिल जाएगा, R1 माइनस R0 माइनस VT, ठीक है, यही मिलता है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन दोनों को क्या कर दो, इक्वल, यही इक्वेशन आगे ले लो। तो पी क्यू, या जिसको मैं R डैश कह देता हूँ ना, जो R डैश है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, R2 माइनस R0 माइनस VT, फिर माइनस R1 माइनस R0 माइनस VT। माइनस का चिन्ह खोलोगे तो ये किस में आ जाएंगे, प्लस में, तो ये कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगा यहाँ से, R2 माइनस R1। तो इसका मतलब क्या हुआ, R डैश क्या गई, R2 माइनस R1, ये भी क्या है हमारे पास, R भी R2 माइनस R1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों डिस्टेंस है कौन सी, R और R डैश, ये दोनों क्या हुई, इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गैलियन रूपांतरण जो है हमारा, गैलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या आती है हमेशा, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या आती है, हमेशा सेम आती है, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, देख लीजिए एक बार, बड़ा सिंपल सा केस है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
अब इससे आगे वाला, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पड़ेगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यू देके ये पूछेंगे कि आर कितना होगा, आर डी कितना होगा, कभी नहीं पूछेंगे। आपको सीधा पूछेंगे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्टेंस, 5-7 क्वेश्चन तो फिक्स मैंने अभी बताए। पहला तो जड़त्वीय से जड़त्वीय में होता है चेंजेस। दूसरा आर डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला, नहीं सॉरी डिस्टेंस नहीं कह सकते, पोजीशन वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला, वेलोसिटी के लिए ये एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लो, काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें इसका मतलब है क्या, इसमें क्या चेंजेस होते हैं बस वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोरोलिसिस फोर्स पे, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ एक्सेलरेटेड वो है, मान लीजिए एक के रेस्पेक्ट में दूसरा जो है रोटेशन मोशन कर रहा है, तो उस रोटेशन मोशन का जो क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोटेशन भी कौन सा, अर्थ की जगह नहीं, जिसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, अगर ऐसा रोटेशन कुछ होता है तो उस केस के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है वो वाली बात हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एग्जाम्पल क्या होंगे, सूडो फोर्स एक तरह के क्या है ये सारे के सारे। जब अजड़त्व निर्देश तंत्र की हम बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, एक फोर्स आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स। सूडो का मतलब जो आभासी है, जो लगता नहीं है लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है, किसकी वजह से, जब कोई एक निर्देश तंत्र त्वरित गति करने लगता है तो, ठीक है। तो उसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो होगा अपकेंद्रीय बल और दूसरा कौन सा होगा, कोरोलिसिस फोर्स। तीसरा हम एक ही देखेंगे कि लिफ्ट में जब ऊपर नीचे जाते हैं तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, तो वो सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो हम कल देखने वाले हैं। अगर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा, वो रहेगा लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हम कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।